हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो अब यहाँ डील करने जा रहे हैं आपका टेम्परेचर इन द ओशन या टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो ओशन में कैसा है। ठीक है। तो आपके ओशियानिक वाटर में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें मैप तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूड वाइज दिखा पाएंगे। तो चलिए हम लोग मैप के लिए एक जगह, जब भी आप मेन सेल से राइटिंग करें तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें कि एक जगह जो है सो घेर करके और उसमें पिक्चर को बनाया करें। ठीक है। रैंडमली पिक्चर बनाएंगे तो जगह भी ज़्यादा जाएगा, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको वो सही दिखेगा भी नहीं। तो हमेशा जो है सो एक बॉक्स में ही आप जो है सो पिक्चर को बनाएंगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन सुंदर रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करें। अगर हम तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में अगर हम कहें तो जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका। ठीक है। तो आपको ओशियानिक वाटर में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो पहले मेजरमेंट की हम बात करें अगर यहाँ पे तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आपको बैथी थर्मोग्राफ का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं आपका बैथी थर्मोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है। मेजर्ड बाय द बैथी थर्मोग्राफ हो गया। और यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जैसो इसको मेजर करने के लिए जैसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग सेटेलाइट से आपको यहाँ पे मेजर करेंगे तो आपको माइक्रोवेव रेडियोमीटर का यूज करेंगे। मेजर बाय सैटेलाइट ठीक है। तो माइक्रोवेव रेडियोमीटर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। मेजर बाय द सैटेलाइट, तो माइक्रोवेव रेडियोमीटर का हम लोग यूज करेंगे। तो मैक्सिमम एनुअल रेंज ऑफ द ओशन टेम्परेचर अकर्स इन द मिडिल ऑफ द लैटिट्यूड में, एक्चुअल में कहा जाए तो आपको नॉर्थ अटलांटिक एंड द नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो रेंज रहता है जनरली जो है सो 14 से 18 फ़ारेनहाइट का। और उसके बाद में जो है सो एनुअल रेंज अगर हम कहें इक्वेटोरियल रीजन में, तो रेंज का मतलब कि वेरिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम आपका एनुअल रेंज टेम्परेचर जो होगा मिडिल लैटिट्यूड पे वहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे मिडिल ऑफ लैटिट्यूड पे होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सो आपका मिडिल ऑफ द लैटिट्यूड पे होगा। उसके बाद में आपको अगर नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में हम टेम्परेचर रेंज जो है सो 14 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। आपको
नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ पैसिफिक में आपको 14 से लेकर के 18 डिग्री तक का यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो 14 से लेकर के 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। उसके बाद में जो आपका इक्वेटोरियल रीजन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, तो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा वेरी इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे लगातार साल भर जो है सो यहाँ पे सूरज आपको दिखता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सो वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे जो है सो लिमिटेड आपका टेम्परेचर का वेरिएशन इक्वेटोरियल रीजन में होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो आपको टेम्परेचर का जो मेन फैक्टर होगा, अगर हम बात करते हैं कि मेन फैक्टर जो होगा टेम्परेचर का यहाँ पे, तो मेन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं मेन फैक्टर ऑफ द टेम्परेचर की बात करते हैं तो डेंसिटी होगा। पहला चीज़ डेंसिटी होगा। जो आपको यहाँ पे डेंसिटी के बाद जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे वह वेपोराइजेशन होगा। और जो आपका तीसरा पॉइंट होगा वह सैलिनिटी होगा। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर है जो कि एक तरह से कहा जाए तो टेम्परेचर को वेरी करने में आपकी वो करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ओशन में टेम्परेचर के सोर्स क्या क्या हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें सोर्स ऑफ ओशियानिक टेम्परेचर, तो इसका सोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ द ओशियानिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या सोर्स होगा यहाँ पे। तो पहला है कि आपका इंसुलेशन होगा जो कि सन से आ रहा है। तो मेन तो यही सोर्स होगा। दूसरा आपको हो गया वोल्कानिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इंसुलेशन हो गया, उसके बाद में वोल्कानिक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि एटॉमिक रूप से बहुत सारे जो देश हैं यहाँ पे एटॉमिक आजकल एटम बॉम्ब का भी यूज कर रहे हैं। एटम बॉम्ब जो टेस्ट होता है यह भी एक आजकल सोर्स हो गया है। और जो अल नीनो की घटना है उसमें इसका योगदान कहा जाता है कि उसमें भी इसका जो है सो कहीं ना कहीं योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वोल्कानिक एक्टिविटी की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे तो आपको मिड अटलांटिक रिज हो गया, मिड अटलांटिक रिज हो गया। उसके बाद जो है सो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया। तो यहाँ पे ये जो है सो 2 मुख्य स्रोत हैं जहाँ से आपको ओशन को टेम्परेचर मिल रहा है। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियानिक टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैप बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियानिक टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा आपका वर्टिकल और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल।
तो यहाँ पे आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियानिक टेम्परेचर में, एक वर्टिकल हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक बार पहले यहाँ पे अब मैप ड्रॉ कर लें ताकि हम लोग को सुविधा हो जाएगा इसको करने में। चलिए, ठीक है, इक्वेटर वाली अगर आप लाइन सही से ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको जो है सो एक आपको डिमार्केशन मिल जाएगा। तो आप जो है सो उसके बाद में बाकी भी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इन द सेंस कि आप यह लाइन जो है सो बाकी जो कंट्री हैं उनको जो है सो सही से आपको रिप्रेजेंट करने में मदद कर देगा। और अगर लाइन सही से नहीं खींचेंगे तो क्या होगा कि आपको जब मैप बनाएंगे तो आपको परेशानी जाएगी। ये 3 लाइन जो है सो आपको याद रखना है, 23 नॉर्थ है, 23 साउथ है, इक्वेटर है। ठीक है, तो अब हमें जो अब हम यहाँ पे अफ्रीका जब द्वीप बनाएंगे तो अफ्रीका द्वीप जो है सो आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा ताकि ये तीनों उसमें लाइन कटता है तो हम लोग वहाँ से लेंगे। ठीक है, और यह जो है सो आपको ये नीचे से होते हुए यहाँ तक आएगा। ठीक है, और फिर जो है सो ये कुछ ऐसा जाएगा और आपको पता है कि ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया के ये कुछ क्रॉस करेगा इधर, ये बांग्लादेश होते हुए, और फिर जो है सो ये नीचे हो जाएगा ऐसे। और यह जो है सो यहाँ से आएगा ये ड्रॉ हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा क्या, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हो गए और यहाँ पे एक ये हो गया और यहाँ पे एक ये हो गया और यहाँ पे एक छोटा सा ये हो गया और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप ऐसा हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो हमारे पास बचता है वह क्या बचता है आपको, तो वह बचता है आपके पास में एक ये और यहाँ पे ये 3 और आपका ऑस्ट्रेलिया जो है सो वह इक्वेटर के नीचे आएगा। तो हमारा ये इक्वेटर हो गया, तो इसको हमें 23.5 पे तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूरी। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है टेम्परेचर को, तो पहले हम लिखेंगे आपको 66.5 वाले लाइन पे अगर हम बात करें तो माइनस में 1.6 यहाँ पे आपको नेगेटिव टेम्परेचर रहेगा और यह जो है सो आपको डिग्री सेल्सियस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी हमारी वह आपको आएगी यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल जोन में जो होगा वह 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है सो 0 डिग्री के आसपास जब आएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे टेम्परेचर होगा और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो आपको 28 डिग्री सेल्सियस होगा। और नीचे आएंगे आपको तो जाहिर सी बात है कि नीचे जो है सो आपको माइनस में 1.6 ही रहेगा। ये हो गया हमारा। तो ये आपको 66 1/2 साउथ हो गया, 23 1/2 साउथ हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया आपको 23 1/2 नॉर्थ हो गया और 66 1/2 नॉर्थ हो गया। तो ये हमारा मैप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्योंकि देखिए मैप बहुत ही सावधानी से बनाइए
और सोच समझ के, और ये अगर तीनों लाइन एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो मैप बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो अब हम लोग चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका तो यहाँ पे चूँकि मैप बनाने में ही आपको 10 मिनट निकल जाता है। रेगुलर मैप बनाओ अगर आप तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो फिर वो मैप में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए जैसे थोड़ा सा मैप सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखेंगे आपको। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा आपको, तो आपका यहाँ से इधर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आप नॉर्थ या साउथ जाएंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नॉर्थ या साउथ जाएंगे। तो इक्वेटर से अगर पोल जाएंगे हम लोग तो महासागर के जो आपका एक तरह से कहा जाए तो बेसमेंट का जो जल का तापमान है तो यहाँ पे आप जो है सो 0 डिग्री से 90 डिग्री तो इधर जाएँ चाहे इधर जाएँ, बेसमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बेसमेंट का टेम्परेचर रिड्यूस होते ही जाएगा वो, ठीक है। तो ये घट रहा है, लेकिन आपको इक्वेटर पे जैसे आपको यहाँ पे देखिए इक्वेटर पे 25 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 28 डिग्री है, ठीक है। तो इक्वेटर पे 25 डिग्री है, मिडिल पे 28 डिग्री है, और 90 पे जाएंगे तो माइनस में 1.6 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको इक्वेटर पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपको 23 1/2 नॉर्थ पे अगर हम जाते हैं तो 28 डिग्री सेल्सियस है, और 90 डिग्री के आसपास या कहिए कि पोल साइड अगर हम जाते हैं 66.5 पे अगर हम जाते हैं तो हमें कितना है, माइनस में 1.6 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है कि जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब तली में सेमी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो अगर सरफेस पे जाते हैं तो एक बार टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे ये 25 का है, तो 25 के बाद ये शूट कर रहा है थोड़ा सा, और फिर ये डिक्रीज करके ये जो है सो निगेटिव में चला गया। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, तो ये हमारा जो है सो निगेटिव में चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हो गया आपका तो आपको यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। वह क्या कंक्लूजन होगा कि यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है। तो आपको अगर हम कहें कि तो टेम्परेचर जो है सो 23 1/2 आपको नॉर्थ या साउथ पे यहाँ पे आपको 28 डिग्री सेल्सियस है। क्यों, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि यह जो है सो आपको डेजर्ट जोन है। पहला चीज़ तो यह है कि यह जो है सो आपका यह डेजर्ट जोन है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट भी जोन है यह, क्योंकि सन का जब शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पे यह जो है सो शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो होगा वह क्या होगा कि साल भर में एक बार सन यहाँ पे आएगा और एक बार सन यहाँ पे आएगा, और ये पूरा पूरा डेजर्ट जोन है। तो यहाँ पे जो है सो एक बार सन यहाँ पे मूव करेगा,
उसके कारण भी यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। उसके बाद में यहाँ पे रेन नहीं होता है या लेस रेन होता है, लेस रेन होता है। तो ये सारे जो कारण है यहाँ पे, यह क्या है, यह जो है सो आपको यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 28 डिग्री करने के लिए मेन कॉज है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो कारण है कि 25 डिग्री सेल्सियस आपको इक्वेटर पे क्यों है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई टेम्परेचर एट इक्वेटर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे साल भर में सन 2 बार यहाँ से क्रॉस करता है, फिर भी क्यों है, क्योंकि यह तो एक इक्वेटोरियल बेल्ट है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट है तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट उठेगा और साल भर यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। तो साल भर बारिश होगी तो यह जो है सो यहाँ के टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे चूँकि साल भर बारिश हो रहा है तो साल भर यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड्स होंगे। साल भर जब यहाँ क्लाउड्स होगा तो क्या होगा यहाँ पे तो होल ईयर क्लाउड्स होगा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि इंसुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। और जब इंसुलेशन रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो है सो आपको वाई टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे, तो इसका जो है सो मेन कॉज यही है, ठीक है। तो हमने आपको ये दोनों चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको 90 डिग्री पे माइनस में 1.6 डिग्री टेम्परेचर क्यों है, या आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन पे माइनस 1.6 डिग्री है, तो ये क्यों है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे माइनस में 1.6 डिग्री टेम्परेचर क्यों है, इसके बारे में अगर हम कहें तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पे लगातार जो है सो आइस मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला चीज़ ये है कि सन का रेज ही यहाँ स्लैंट पर रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे आइस की मेल्टिंग हो रही है, और जब आइस की मेल्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर को वह वायुमंडल से सोखेगा आइस, तभी तो मेल्टिंग होगी, तो टेम्परेचर को यह रिड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो आइसबर्ग भी चलते हैं और पिघलते हैं, जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और ग्लोबल वार्मिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ओशन के अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ओशन, मिड ओशन के टेम्परेचर और जो है सो आपके कोस्ट के टेम्परेचर में डिफरेंस भी आता है, क्यों आता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसको भी देख लेते हैं।
यह भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या कॉज होगा? तो इसमें देखिए आपको एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे तट पे जो है सो रिवर वाटर रेगुलर आ रहा है। जो टेम्परेचर को क्या कर रहा है, या रिड्यूस कर रहा है। रिवर वाटर रेगुलर आएगा, पोर होगा तो टेम्परेचर वाटर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सैलिनिटी भी थोड़ा सा कम होगा। तो सैलिनिटी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर को भी, ये भी आपको इम्पैक्ट डालता है, ये भी कम करेगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में ओशन के बॉटम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं ओशन बॉटम टेम्परेचर। तो जो आपका ओशन का बॉटम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको सरफेस से बॉटम का टेम्परेचर जो है सो हमेशा कम रहता है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद में और अगर हम बात करते हैं कि बॉटम का टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रहता है बॉटम का टेम्परेचर जो है सो आपको। और 90 डिग्री की अगर लैटीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग वही रहता है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री ही बॉटम पे रहता है। तो बॉटम पे 0 डिग्री है और यह जो है सो आपको साल भर मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वह लैटीट्यूड बताओ जहाँ से मान लीजिए कि आप कहीं समुद्र में उतरना चाहते हैं तो उसको टेम्परेचर का वेरिएशन कम मिले। तो यह जो होगा जनरली ये वाली लैटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यह लैटीट्यूड जो है सो आपको 90 डिग्री आपको नॉर्थ या साउथ पे जाएंगे तो यहाँ पे -1.6 से 0 डिग्री होगा। या कहिए आपको कि आपको 66.5 के आसपास भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 66.5 1/2 अगर नॉर्थ या साउथ से कोई गोताखोर अगर उतरेगा तो यहाँ पे लेस टेम्परेचर वेरिएशन होगा। देर इज द लेस टेम्परेचर वेरिएशन, ओके। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे आपका और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ 28 डिग्री से 0 डिग्री जाएंगे और यहाँ -1.6 से 0 डिग्री जाएंगे, तो यहाँ पे लेस वेरी होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा वेरी होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं अब, और आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है। ज्योग्राफी में जो है सो बहुत लिमिटेड लिखना है, मैप बढ़िया से बनाना है, एग्जाम्पल बढ़िया देना है, तो नंबर आपको मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कथा कहानी फिलोसफी नहीं है, यह तो आपको साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो साइंटिफिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का देख लेते हैं हम लोग। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने यहाँ देखा कि आपको सरफेस पे तो सेम है, समुद्र के सरफेस तल पे तो सेम है, और यहाँ पे वेरी कर रहा था। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा वेरी करेगा, यहाँ कम वेरी करेगा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा वेरी करेगा, और सबसे कम जो है यहाँ 66.5 पे वेरी करेगा। अब यहाँ पे बात आती है आपको कि थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा हमको। मैप बनाने इन द सेंस कि हमें यहाँ जगह देखनी पड़ेगी। चलिए, मैप बनाने इन द सेंस कि हमें 2 मैप बनाना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो हम बनाएंगे आपको जो फोटिक और अफोटिक जोन है उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, और दूसरा जो है सो आपको फिर हम लोग
ओटेक पे और बाकी सारी चीज़ों पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको सूरज महाराज हो गए, ठीक है, और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओशन का आपको तल है यह सी लेवल है, यह सी लेवल हो गया। और सी लेवल के बाद में अगर आप यहाँ पे जाते हैं नीचे तो सी लेवल से नीचे आपको यूफोटिक जोन मिलेगा। सी लेवल के नीचे आपको यूफोटिक जोन मिलेगा। और उसके बाद में जब 100 मीटर पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको सी लेवल से जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको यूफोटिक जोन मिलेगा। और 100 मीटर और डाउन में जाएंगे आप क्योंकि यहाँ से तो हम लोग जीरो शुरू कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, तो आपको 100 मीटर जब डाउन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्फोटिक जोन होगा। यहाँ पे आपको डिस्फोटिक जोन होगा। और उसके बाद में आप 800 मीटर की जब गहराई में जाएंगे तो 800 मीटर के नीचे अब जब जाएंगे तो अफोटिक जोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूफोटिक जोन हो गया, डिस्फोटिक जोन हो गया और अफोटिक जोन हो गया। और उसके बाद में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे डिपॉजिट मिल जाएगा, पेलाजिक डिपॉजिट जिसको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका तो लगभग यहाँ तक हल्का हल्का सैलेंट रेज भी सन रेज आता है यहाँ पे। तो यहाँ तक जीव जंतु का जो है सो एक तरह से कहा जाए तो बसेरा, हालांकि यहाँ बॉटम पे भी है, बिना फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे सिर्फ जो है सो आपको सांस लेने वाली क्रिया हो रही है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे खाना भी बन रहा है, यहाँ खाना नहीं बस सिर्फ डिकम्पोजिशन ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक को फोटिक जोन, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपको फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो रही है, इसके नीचे नहीं हो रही है। इसके नीचे सिर्फ जो है सो डिकम्पोजिशन ही हो रहा है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक हमें और डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें। और इसका काम ख़त्म हो चुका है तो हम लोग इसको अब मिटा दे रहे हैं। मैप बनाने की प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर करिए अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा और दिक्कत भी होगी आपको। तो हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे आपका यहाँ पे ठीक है। तो हमारा एक समझिए कि समुद्र का वो हो गया, एक क्रॉस सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आपका कि यह जो है आपका सी लेवल हो गया, ठीक है। तो ये सन हो गया और उसके ऊपर जो है सो सन की लाइट पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चूँकि जो सी लेवल है वहाँ पे सबसे पहले जो है सो आपका इपिलेमिनियन आपका एक लेयर होगा जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इपी लिमनियन लेवर, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको इप्लिमिनियन लेयर होगा
तो यहाँ पे जैसे आपको वार्म सर्कुलेटिंग लेयर होगा, चूँकि यह जो है सो करंट चूँकि यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो इस लेयर को हम लोग वार्म लेयर कहेंगे। दिस इज द वार्म लेयर। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे वह होगा आपको थर्मोक्लाइन। यहाँ से तेज़ी से टेम्परेचर जो है सो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे चूँकि O2 जो है सो 15 ppm होगा, और 5 ppm से डाउन जाने पे मछलियाँ मरने लगती हैं, तो यहाँ पे जीवन के लिए सही है। उसके बाद में फिर जो है सो आपको थर्मोक्लाइन लेयर, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर स्लो डिक्रीज करेगा, और जैसे ही आप यहाँ आओगे टेम्परेचर बहुत फास्ट डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पे हो गया आपको थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मोक्लाइन लेयर, लगभग जो है सो 300 फीट के समथिंग, लगभग ये भी 100 मीटर ही समझ लो। तो आपको हो गया थर्मोक्लाइन लेयर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में एक थिन लेयर होता है, जहाँ पे थर्मोक्लाइन के बाद मतलब बहुत थिन लेयर होता है, जहाँ से टेम्परेचर फास्ट डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद में हाइपोलिम्नियन लेयर होता है लास्ट में जो है सो यहाँ पे। तो ये हो गया आपको हाइपोलिम्नियन लेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो नॉन सर्कुलेटिंग क्रस्ट है और कोल्डेस्ट वाटर लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे 5 ppm के समथिंग ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ पे आपको 5 ppm ऑक्सीजन हो गया, और टेम्परेचर लगभग जो है सो यहाँ पे 0 डिग्री या माइनस भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको चूँकि यहाँ पे इस लेयर में फास्ट टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और फिर जो है सो यहाँ पे आकर के एक स्टेबिलिटी को पालेगा। तो ग्राफ अगर आप देखें हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ चूँकि इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है सो ये वाली जो लेयर है ना, ये थर्मोक्लाइन का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे देखें अगर आपका, तो हीट जो है सो आपको पता है कि ऊपर इस सन की लाइट पड़ रही है, तो ये पूरे लेयर में हीट आपको भरा पड़ा है, और उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये गर्म है। थर्मोक्लाइन लेयर होता है 300 फीट से लेकर के 3000 फीट के बीच में। तो यहाँ पे आपको 300 फीट से लेकर के और 3000 फीट तक मान लीजिए ये थर्मोक्लाइन लेयर है। और उसके बाद में क्या होता है कि आपको अचानक से यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, और उसके बाद में हाइपोलिमियन, यह जो है एक तरह से कहा जाए तो कॉम्बैक्टिव लेयर होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, नॉन सर्कुलेटिंग कोल्डेस्ट करंट रहेगा। अब यहाँ पे ओटेक वाले जो है सो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओटेक वाले इसका यूज करते हैं, और यहाँ से चूँकि हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से एनर्जी निकालते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यही है इसमें कि एनर्जी का हम लोग कैसे हार्नेसिंग करेंगे। तो ज्योग्राफी में आप ये भी आपको रास्ता बताता है ज्योग्राफी कि एनर्जी का आप लोग हार्नेसिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है जो फोटिक जोन है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, इफेटिक जोन में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको सांस की लेने की एक्टिविटी होती है, और खाना का डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ खाना बनता भी है और उसका डिकम्पोजिशन भी होता है। तो ये जो है आपका ओवरऑल हमने जो है सो यहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसो आपको टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया। थैंक यू।